इन्फेंटाइल स्पैज़म्स बहुत एक भिन्न प्रकार की एपिलेप्सी है जो 1 साल से छोटे बच्चों में दिखती है और ये एक बार शुरू होने के बाद बच्चों की पूरी डेवलपमेंट में रुकावट आ जाती है। इसीलिए इसको एक इमरजेंसी की तरह हमें ट्रीट करना पड़ता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एथिना पॉलीक्लिनिक सिलीगुड़ी से। आज मैं आप लोगों के सामने ये जो बहुत रेयर टाइप की एक एपिलेप्सी है, इन्फेंटाइल स्पैज़म्स, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, कैसे इसकी डायग्नोसिस करते हैं और किस पद्धति से हम इसकी इलाज करते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने एपिलेप्सी के बारे में सिम्टम्स क्या हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसकी इलाज कैसे करते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज मैं आप लोगों के सामने इन्फेंटाइल स्पैज़म्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एक बहुत भिन्न प्रकार की एपिलेप्सी है। मैंने इस टॉपिक को अलग से इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये जो स्पैज़म्स होते हैं, अगर इसको टाइमली हम लोग इसको डिटेक्ट नहीं करते हैं तो ये पूरी ब्रेन की डेवलपमेंट में बच्चों की रुकावट कर देती है। इसीलिए इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये शुरुआत के जो 1 साल के बच्चे हैं, स्पेशली 2 महीने से लेकर 9-10 महीने के बच्चों में दिखता है। जनरली 3 से 7 महीने के टाइम पीक टाइम है जब ये स्पैज़म्स दिखती है। ये नॉर्मली ग्रोइंग बच्चों को भी हो सकता है और ये कोई डेवलपमेंटल डिले है, जैसे सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे हैं जो ऑलरेडी लेट बैठ रहे हैं, ऑलरेडी लेट बोलने में उनको देरी हो रही है, इन सब बच्चों को भी हो सकती है। तो दोनों ग्रुप को बच्चों को हो सकती है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो सिम्टम्स आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों में स्पेशली जब सोने की तरफ जा रहे हैं या फिर सो के उठ रहे हैं, उस समय ये बच्चे अचानक से चौंकते हैं और दोनों हाथ और सर और जो बॉडी की ट्रंक होती है दोनों को पूरा इस तरीके से झुकाते हैं और एकदम से देखने में लगता है कि बच्चा पूरा डर सा गया है, चौंक सा गया है। और ये खास बात है कि ये क्लस्टर्स में होती है। क्लस्टर्स का मतलब है कि एक बार शुरू हुआ तो बार बार बच्चे को होता रहता है। एक बार होगा, कुछ सेकंड का ब्रेक होगा, फिर उसके बाद कुछ सेकंड के बाद फिर से होगा, फिर से ऐसे कई बार कई बच्चों को 8-10 से लेकर 15-20 तक लगातार क्लस्टर्स में होती रहती है। और ये कई बार आगे की तरफ बार जब इस तरीके से झुकते हैं तो ऐसे लगता है कि बच्चा किसी को सलाम जैसा हम करते हैं, तो जब झुकते हैं तो उस तरीके का मूवमेंट करता है, तो इसको सलाम स्पेल्स भी कहते हैं। रेयरली कभी बच्चों को होती है कि वो पीछे की ओर चौंकते हैं। तो ये ज़्यादातर सो के उठने के समय में ज़्यादा कॉमनली दिखता है। 2 महीने से लेकर करीब 8-9 महीने का बच्चा है, अगर ये डेली बेसिस पे डेली इस तरीके का बच्चा अगर चौंक रहा है, आपको लग रहा है कि इस तरीके से डर रहा है और ये क्लस्टर्स में हो रहे हैं, बार बार हो रहा है झटके जैसे, तो ये इन्फेंटाइल स्पैज़म्स हो सकता है। और ये एक बहुत ही रेयर प्रकार की एपिलेप्सी है। अगर इसको हम लोग टाइमली आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो नॉर्मली ग्रोइंग जो बच्चे होते हैं, जितना चीज़ उन्होंने सीखा है 6 महीना, 7 महीना, 8 महीने में, वो चीज़ भी कई बच्चे भूल जाते हैं। रिग्रेशन ऑफ माइलस्टोन समझो वो बोलते हैं, वो रिग्रेशन हो जाती है। उनके जो मोटर माइलस्टोन्स में रिग्रेशन होता है और उनकी जो कॉग्निटिव माइलस्टोन्स, मतलब जो इंटरैक्शन कर रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वो सब भी भूल जाते हैं कुछ बच्चे। और कुछ बच्चे जो ऑलरेडी डिले हैं तो वो जितना उन्होंने सीखा है वो भी भूल जाते हैं। तो ये एक इमरजेंसी है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप देख रहे होंगे कई सारी वीडियोस हैं जिसमें बच्चे बार उठ के चौंक रहे हैं, क्लस्टर्स के साथ कर रहे हैं। रेयरली होता है कि बच्चे कई बार इतने सटल जस्ट गर्दन को ही नॉड करते हैं, जस्ट हेड नॉड्स होता है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि जस्ट हेड नॉड्स हो रहे हैं। तो ये हेड नॉड्स मात्र अगर क्लस्टर्स में हो रहे हैं तो ये भी एक इन्फेंटाइल स्पैज़म की साइन हो सकता है। ये ज़्यादातर बहुत बार मिस आइडेंटिफाई हो जाता है। ऐसे लगता है कि बच्चे को शायद पेट में कुछ दर्द है, उसकी वजह से रो रहा है, या फिर ये कोई गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स है, रिफ्लक्स की वजह से हो रही है, या फिर ऐसे ही बच्चा डर रहा है। ऐसे सोच के उसको कई बार मिस आउट कर देते हैं। कई बार पेरेंट्स डॉक्टर को बताते भी नहीं हैं और कई बार बिजी ओपीडी में डॉक्टर भी कई बार अच्छे से अगर नहीं पूछ पाए और नहीं देख पाए तो ये चीज़ें मिस आउट हो सकती है।
तो कौन कौन से बच्चों को इन्फेंटाइल स्पैज़म्स हो सकती है? तो जैसे मैंने पहले कहा कि नॉर्मली ग्रोइंग जो बच्चे होते हैं शुरू के 6-7 महीने, उनको भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कॉमनली उन बच्चों को होती है जिनको ऑलरेडी डेवलपमेंट की समस्या है, जो ऑलरेडी डेवलपमेंटल डिले है। जैसे कि बच्चे जो पहले NICU में जिनको भर्ती करनी पड़ी, जन्म के बाद बच्चे रोए ही नहीं हैं, या फिर डिलीवरी के कुछ दिन बाद बच्चे का शुगर बहुत कम हो गया और NICU के टाइम में ही, शुरुआत के ICU में रखते समय ही बच्चे को सीजर्स हुए उस समय, या फिर बच्चे को उस समय इन्फेक्शन हुआ, मेनिंजाइटिस हो गई। तो पुराने कोई ना कोई ऐसा कुछ जन्म के टाइम में हुआ जिसकी वजह से बच्चे के ब्रेन में कोई छोटा सा दाग बन गया, तो उसकी वजह से भी बाद में इस तरीके के स्पैज़म्स जो हैं शुरू हो सकते हैं। तो ये जो सेरेब्रल पॉल्सी के जो बच्चे होते हैं जिनको जन्म के टाइम में रोते नहीं हैं, शुगर कम हो गया, इनको स्पेशली हम लोग हमेशा जब फॉलोअप में आते हैं, OPD में दिखाते हैं, तो हम पहले से ही उनको करके दिखाते हैं कि इस तरीके का अगर झटका होता है तो आपको इमीडिएटली इसका घर में आप एक छोटा सा वीडियो बना लें, ताकि हम लोग उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकें। और वीडियो भी बनाएंगे तो सामने की तरफ बैठ के, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि गोदी में लेके बनाएंगे तो और अच्छे से इस तरीके से वो दिख सकता है। तो आप छोटा सा अगर वीडियो बना के ले आते हैं तो हम लोगों को डायग्नोसिस में आसानी होती है। तो अब हम चलते हैं डायग्नोसिस की तरफ। एक तो हो गई वीडियो की रिकॉर्डिंग जो मोबाइल में करना है। अगर इस तरीके का कोई भी अगर मूवमेंट आपको लगता है कि बार बार हो रहा है, तो इसमें डायग्नोसिस में सबसे ज़रूरी बात है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या फिर EEG सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इन्फेंटाइल स्पैज़म्स में जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इसमें स्पेशली डिस्क्राइब किया हुआ एक EEG का अलग से एक प्रकार जिसको हिप्सिरिदमिया कहते हैं वो दिखता है। तो ये बाकी किसी प्रकार की एपिलेप्सी में नहीं दिखती है, बहुत टिपिकल एक EEG होती है। और ये जो EEG है एक्सपर्ट ही रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल एबनॉर्मल लिख के नहीं होगा, वो उस पैटर्न को समझना ज़रूरी है। तो अगर EEG में भी हिप्सिरिदमिया पैटर्न है और उस तरीके के झटके भी हो रहे हैं, तब फिर हम लोग आराम से आगे ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। और एक तो हो गई EEG। दूसरी बात है कि ऐसे बच्चों को हम लोग MRI भी करके देखते हैं कि उनके ब्रेन में कहीं कुछ ऐसा जन्म का ही कोई डैमेज हुआ दाग तो नहीं है, या फिर ब्रेन ही कुछ अलग प्रकार का तो नहीं है। तो वो चीज़ हम लोग एक बार MRI ज़रूर करके देखते हैं। कई बार MRI करने के बाद भी बच्चों का MRI कम्प्लीटली नॉर्मल हो सकता है, स्पेशली वो बच्चे जो पहले से डेवलपमेंट उनका सही रहा हो, उनका MRI अगर नॉर्मल है तो हम लोग रेयरली उसके आगे मेटाबॉलिक या फिर जेनेटिक स्टडीज़ जो होते हैं वो हम लोग कुछ बच्चों में अगर MRI नॉर्मल है तो हम वो कराते हैं। तो ये हो गई डायग्नोसिस की बात। अब आखिरी में मैं आपसे बात करता हूँ ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट ये वाली जो एपिलेप्सी है, इन्फेंटाइल स्पैज़म्स, इसमें बहुत ये भिन्न प्रकार की ट्रीटमेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो बाकी जो एपिलेप्सी की दवाई है उससे ज़्यादा स्टेरॉइड बहुत अच्छा काम करता है। तो एक इंजेक्शन आती है ACTH बोलते हैं, ACTH का जो इंजेक्शन है इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है जो पूरी दुनिया में फॉलो करते हैं, सेम मेडिसिन है। तो ये मसल में दिया जाता है, थाइज़ में दिया जाता है बच्चों का, 4 से 6 हफ्ते का कोर्स हो सकता है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस जो है ये स्टेरॉइड है। अगर इंजेक्शन अगर पेरेंट्स नहीं ले पाते हैं घर में बाय एनी चांस, तो हम लोग ओरली भी कई बार कुछ बच्चों को देते हैं। तो स्टेरॉइड देना इसका ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा भी कुछ दवाइयाँ हैं जो हम लोग एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं, लेकिन ये स्पेशली डिफरेंट टाइप ऑफ दवाइयाँ हैं जिसका स्पैज़म्स में अलग से स्टडी की गई है और बाकी के झटके जैसे नहीं है। इसमें स्पेशल कुछ दवाइयाँ ही हैं जो बहुत बेटर काम करती है, तो वही दवाइयाँ ही स्पैज़म्स में काम करती है। इसीलिए स्पैज़म्स जो हैं एक एक्सपर्ट से ही ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये मिस आउट अगर हो जाती है तो बच्चे के डेवलपमेंट में भी पूरी एक रुकावट आ जाती है, उनकी मोटर माइलस्टोन्स में रुकावट आ जाती है, उनकी जो कॉग्निटिव जो बुद्धि की जो विकास है उसमें रुकावट आ जाती है। तो इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, सही तरीके से EEG करके डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। और इसका ट्रीटमेंट का भी पद्धति अलग है, क्योंकि इंजेक्शन के स्टेरॉइड के बाद भी हमको दोबारा EEG करके देखना पड़ता है कि इसमें कितनी सुधार आई है, फिर उसके आगे का हम लोग प्लान आउट करते हैं। तो ये एक अलग प्रकार की एपिलेप्सी है और मेरा आप लोगों से यही सलाह है कि वीडियो बनाएं और एक्सपर्ट से ही इसकी सलाह लें और इसकी
इलाज करें। अगर आपके बच्चों को इस प्रकार की कोई भी इस तरीके की झटके अगर हो रहे हैं तो आप यहाँ लाके एथिना पॉलीक्लिनिक में दिखा सकते हैं। हम लोग कॉमनली ये स्पैज़म्स देखते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे के डॉक्टर हैं वो रेफ़र करते हैं इसे, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एपिलेप्सी है, तो ये एक एक्सपर्ट ही इसकी इलाज करते हैं। तो इतना कह के मैं डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एथिना पॉलीक्लिनिक से आज के लिए विदा मांगता हूँ। धन्यवाद।